सो दोस्तों, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तीसरे सेशन में आप सबका स्वागत है। अब हम बात करेंगे स्टोरी पॉइंट्स की। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, अब डिस्कस करेंगे कि स्क्रम में बेसिकली एस्टिमेशन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों। सो जब मैं एस्टिमेशन की बात करता हूँ तो जो डेवलपमेंट टीम है उसको बेसिकली एस्टिमेट करना होता है कि कितना काम करना होगा प्रोजेक्ट के दौरान। ठीक है दोस्तों। सो उस प्रोजेक्ट का जो वर्क है उसको उसका एस्टिमेशन बेसिकली होता है। तो उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं देखते हैं जरा। स्टोरी पॉइंट्स को कैसे यूज करते हैं एस्टिमेशन करने के लिए, काम का एस्टिमेट निकालने के लिए, या कह सकते हैं कि एफर्ट्स का एस्टिमेट निकालने के लिए। सो जो एस्टिमेशन होता है उसको बोलते हैं कि जैसे मान लो एक यूज़र स्टोरी है हमारी, तो यूज़र स्टोरी का साइज होता है। एक तरह से हम साइज निकालते हैं यूज़र स्टोरी का एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, स्टोरी पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं बेसिकली एफर्ट। कितना स्टोरी पॉइंट हमें बताता है कि कितना एफर्ट चाहिए पर्टिकुलर यूजर स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए कितना एफर्ट लगेगा, वो स्टोरी पॉइंट से मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों। हर यूजर स्टोरी के कुछ स्टोरी पॉइंट होते हैं। ठीक है। और वो जो स्टोरी पॉइंट होते हैं बेस्ड ऑन सम लाइक बेस्ड ऑन फ्यू क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है। तो स्टोरी जो हमारी यूजर स्टोरी है उसका बेसिकली साइज जो है वो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो एक एक पर्टिकुलर फीचर बनाना है तो उसका साइज कैसे निकालेंगे। उसके साइज के लिए हमें चाहिए होगा कि कितना काम करना है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। उस यूजर स्टोरी को या उस फंक्शनैलिटी को या उस फीचर को प्रोड्यूस करने के लिए कितना वर्क करना है, अमाउंट ऑफ वर्क, कितना डिफिकल्ट होगा उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रोड्यूस करना। इससे इस मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी जाती है, अमाउंट ऑफ वर्क भी देखा जाता है, कितना टाइम लगेगा ये देखा जाता है, और कितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है इसको प्रोड्यूस करने में, ये सारी चीज़ें देखती हैं। और इन सारी चीज़ों से जो है हमारा यूज़र स्टोरी का साइज का पता चलता है। सो दोस्तों, अब पर्टिकुलर यूज़र स्टोरी या फीचर के स्टोरी पॉइंट्स एस्टिमेट करने हैं तो उसको कैसे करेंगे। उसको मेजर करने के लिए जो है हमारी डेवलपमेंट टीम जो होती है ना, वो एक यूजर स्टोरी ऐसी चूज करती है जो कि उसको वो बेसलाइन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसको बेंचमार्क की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है। उसके बाद वो सारी यूजर स्टोरी को लिस्ट डाउन करते हैं, सारे फीचर को लिस्ट डाउन करते हैं। फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जो सबसे स्मॉल यूजर स्टोरी है उससे लेकर सबसे लार्ज यूजर स्टोरी तक। फिर उसके बाद देखते हैं बेसलाइन यूजर स्टोरी को, जिस यूजर स्टोरी के बारे में पूरी टीम को पता होता है। ठीक है, कि इसको करने में कितना टाइम लगेगा या लग सकता है कितना टाइम। तो बेसलाइन स्टोरी को फोकस में रखते हैं और बाकी स्टोरीज का एफर्ट चेक करते हैं कि जैसे मान लो एक स्टोरी है, एक बेसलाइन स्टोरी है, तो उसके कंपैरिजन में जो है बाकी स्टोरीज को जो है कितना ज़्यादा एफर्ट लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे मान लो बेसलाइन स्टोरी से सबसे पहली यूजर स्टोरी को कंपेयर किया, लिस्ट में जो सबसे पहली यूजर स्टोरी है उसको कंपेयर किया, फिर हमें पता चलता है कि ये जो यूजर स्टोरी वन है इसको जो है बेसलाइन से कम एफर्ट लगेंगे इम्प्लीमेंट करने में। बेसलाइन से बेसलाइन यूजर स्टोरी से कम एफर्ट लगेंगे यूजर स्टोरी वन को कंप्लीट करने में। तो इस तरह से जो है हमें आइडिया लग जाता है कितना डिफिकल्टी लेवल है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है यूजर स्टोरी को इम्प्लीमेंट करने में एज कंपेयर टू द बेसलाइन यूजर स्टोरी। ठीक है दोस्तों। अब साइजिंग कैसे करते हैं यूजर स्टोरी की, मतलब जो पॉइंट्स है, स्टोरी पॉइंट्स, वो कैसे देते हैं। लीनियर स्केल होता है,
जैसे लीनियर स्केल में दे देते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर यूजर स्टोरी या फीचर है, उसको 1 पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट दे दिए, 4 दे दिए, 8 दे दिए, 16 दे दिए। ठीक है, ऐसे क्रेडिट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं इसको। या फिर ऐसे डिफाइन कर दिया कि ये यूजर स्टोरी स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये यूजर स्टोरी जो है ये स्मॉल है, ये मीडियम यूजर स्टोरी है, ये लार्ज है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है, बेस्ड ऑन एफर्ट्स कितना लगेगा। फिबोनाची स्केल कर सकते हैं, 0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100। सो इस तरह से स्टोरी पॉइंट्स दे सकते हैं बेस्ड ऑन एफर्ट्स। सो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, हमारा प्रोजेक्ट है डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करना। तो उसमें जो है खाना बनेगा, ठीक है, उसमें जो है डिशेस बनेंगी। तो जैसे मान लो पास्ता, जैसे मान लो, तो दोस्तों 3 तरह की आइटम है देख लो जो बनेगी डिनर में। तो 3 तरह की यूजर स्टोरी हो गई, पहले पास्ता हो गया, फिर पिज्जा हो गया, फिर सैंडविच हो गया। पास्ता, पिज्जा और सैंडविच। सो दोस्तों हमने चूज कर लिया बेसलाइन यूजर स्टोरी पास्ता, ठीक है। और पास्ता के जो स्टोरी पॉइंट्स हैं, मान लिया कि वो 2 हैं। पास्ता के जो स्टोरी पॉइंट्स हैं वो 2 हैं। सो दोस्तों अगर पास्ता के 2 स्टोरी पॉइंट है, तो बताइए कि पिज्जा के कितने स्टोरी पॉइंट होने चाहिए। पिज्जा बनाने में ज्यादा एफर्ट लगता है ना एज कम्पेयर टू पास्ता। तो टीम जो है, हमारी प्रोजेक्ट टीम जो है, उसी तरीके से जो है बेसलाइन बेसलाइन जैसे पास्ता हो गया, यहाँ पे पास्ता जो है 2 स्टोरी पॉइंट लगते हैं पास्ता को बनाने में। तो पिज्जा को बनाने में लगभग 4 स्टोरी पॉइंट लगेंगे। ऐसे ही सैंडविच बनाने में ज़्यादा या कम लग सकते हैं। ठीक है, मान लिया 3 स्टोरी पॉइंट लगेंगे सैंडविच बनाने में। तो इस तरह से जो है बाकी यूजर स्टोरीज को बेसलाइन यूजर स्टोरी से कंपेयर करके हम स्टोरी पॉइंट्स अपने हिसाब से देते हैं। जो प्रोजेक्ट टीम होती है उसको स्टोरी पॉइंट्स देने होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे एक्चुअल में हम स्टोरी पॉइंट्स निकालना है अगर किसी भी फीचर का या किसी भी यूजर स्टोरी का, तो स्टोरी पॉइंट्स मतलब हम उसमें टाइम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम उसमें एफर्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, कितना कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कितना ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ये चीज़ कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग टीम्स हो सकती हैं जिनकी अलग अलग एक्सपीरियंस हो या अलग अलग प्रोडक्टिविटी लेवल्स हो। कोई टीम ए हो सकती है जो किसी काम को 5 घंटे में करे, उसी काम को टीम बी जो है 8 घंटे में करे। तो वो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो टीम जो है अपने अपने कैपेसिटी के बेसिस पे, अपने कैपेबिलिटी के बेसिस पे स्टोरी पॉइंट्स को डिसाइड करती है अपने। सो इसमें जो है हम टाइम काउंट नहीं करते हैं, इसमें हम टीम के हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी, टीम के हिसाब से जो है कितना एफर्ट लगेगा उसको देखते हैं जब भी हम स्टोरी पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। उनका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उस बेसिस पे किसी का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, किसी का कम होता है। और दोस्तों क्योंकि जो एजाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, एजाइल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें हम एक पर्टिकुलर टास्क या किसी भी टास्क को करने का टाइम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है। तो हम शुरू से जो है एक पर्टिकुलर टाइम नहीं डिसाइड कर सकते कि इस टास्क को इतना टाइम लगेगा। तो इसलिए वहाँ पे आइटरेटिव प्रोजेक्ट्स में जो है या एजाइल प्रोजेक्ट्स में जो है हम स्टोरी पॉइंट्स जो है बेस्ड ऑन एफर्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन टाइम नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि टाइम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है बेस्ड ऑन द चेंजेस। लेकिन क्योंकि प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ज़्यादा क्लैरिटी होती है स्कोप की, तो उसमें जो है एस्टिमेशन जो है वो मैन आवर्स की बेसिस पे हो सकता है, टाइम टेकन पर टास्क के बेसिस पे हो सकता है। तो उसमें जो है बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं। सो प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट्स में जो है इजी होता है, लाइक टाइम के बेसिस पे कैलकुलेशन करना स्टोरी पॉइंट्स की। सो दोस्तों एजाइल प्रोजेक्ट में स्टोरी पॉइंट्स बहुत यूज़फुल होते हैं, स्टोरी पॉइंट यूज़ करने चाहिए, है ना। और जो टीम है वो खुद ही डिसाइड करती है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, उनके प्रोडक्टिविटी लेवल के जो है उसके बेसिस पे, और फिर कितना एफर्ट लगेगा इस पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने में। सो ये सारी चीज़ें जो है टीम डिसाइड करती है।
इसमें स्टोरी पॉइंट्स जो है टीम डिसाइड करती है। सो दोस्तों अब बात करते हैं वेलोसिटी क्या होती है, टीम की वेलोसिटी या कैपेसिटी क्या होती है। तो टीम कितना काम कर सकती है एक स्प्रिंट में, उसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो एक स्प्रिंट खत्म होने के बाद ही हमें कैपेसिटी या वेलोसिटी पता चलती है टीम की, और एंड ऑफ स्प्रिंट में ही हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी को। ठीक है दोस्तों, सो इसमें क्या होता है, सारी की सारी यूजर स्टोरीज का जो कि पूरी हो चुकी हैं, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं, फिनिश हो चुकी हैं, उनका सम लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो इनकम्प्लीट यूजर स्टोरीज है वो ऐड नहीं होती है इसमें। इनकम्प्लीट यूजर स्टोरीज आर नॉट एडेड टू द वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, तो टीम जो है कितना काम कंफर्टेबली कर सकती है, ले सकती है और उसको कंप्लीट कर सकती है। अब वेलोसिटी का या कैपेसिटी का बेनिफिट है ये है कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ मच वर्क द टीम कैन डू इन अ सिंगल स्प्रिंट। अब हमें पता लग गया कि ये टीम जो है सिंगल स्प्रिंट में इतना काम कर सकती है, तो पूरा प्रोजेक्ट होने में कितने स्प्रिंट लगेंगे हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो 1 महीने का एक स्प्रिंट है, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 महीने में जो हमारी टीम इतना काम कर सकती है, तो हम ये पता लगा सकते हैं प्रोजेक्ट जो है 3 महीने में या 4 महीने में, कितने महीने में पूरा होगा। वेलोसिटी के बेसिस पे जो है हम ये फॉरकास्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है। मान लो हमारे पास 4 यूजर स्टोरीज हैं। कितनी यूजर स्टोरीज हैं? 4। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे 4 यूजर स्टोरीज हैं, 4 प्रोडक्ट के फीचर हैं जो हमें बनाने हैं। ठीक है, ए बी सी डी। फीचर ए को बनाने में 2 स्टोरी पॉइंट लगेंगे, फीचर बी को 2 स्टोरी पॉइंट लगेंगे, फीचर सी को डबल लगेगा एफर्ट, 4 स्टोरी पॉइंट लगेंगे, फीचर डी को 5 स्टोरी पॉइंट लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फीचर ए, फीचर बी, फीचर सी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फीचर डी जो है वो पहली स्प्रिंट में कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे वेलोसिटी होगी स्टोरी पॉइंट्स फीचर ए के प्लस स्टोरी पॉइंट फीचर बी के प्लस स्टोरी पॉइंट फीचर सी के। ये तीनों ही कंप्लीट हुए हैं, तो इन तीनों के स्टोरी पॉइंट्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 + 4। तो वेलोसिटी जो होगी, कैपेसिटी जो टीम की हो गई, वो हो गई 4 5 6 7 8 8, यानी कि 8 स्टोरी पॉइंट्स ही कंप्लीट कर सकती है टीम एक स्प्रिंट में। ठीक है दोस्तों, तो वेलोसिटी हो गई 8। सो यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि अगर 8 स्टोरी पॉइंट्स टीम हैंडल कर सकती है, तो अगर उससे ज़्यादा होंगे तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा काम। अगर 8 स्टोरी पॉइंट से कम है तो इसका मतलब उनकी कैपेसिटी बची हुई है और वो ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जितना वो काम कर सकते हैं, जितने स्टोरी पॉइंट्स वो हैंडल कर सकते हैं, बाकी स्प्रिंट्स में भी हमें उतने ही एफर्ट्स असाइन करने चाहिए या टीम को जो है उतना स्टोरी पॉइंट्स का एफर्ट जो है पूरा करना चाहिए। सो दोस्तों अब एक और एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का। मान लो एक हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग है, नया सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका प्रोडक्ट बैकलॉग है, प्रोडक्ट फीचर्स की लिस्ट है, जिसमें कि 4 फीचर डाले हुए हैं जो कि हमें पूरा करना है प्रोजेक्ट के दौरान। फीचर ए हो गया, फीचर बी हो गया, फीचर सी हो गया, डी हो गया। पहले 2 फीचर 4 स्टोरी पॉइंट्स लगेंगे उनको कंप्लीट करने में, फीचर सी और डी को कंप्लीट करने में 8 स्टोरी पॉइंट लगेंगे। तो अगर हमारी टीम की कैपेसिटी सिर्फ 8 स्टोरी पॉइंट्स पूरे करने की है, तो बताइए कि कितने स्प्रिंट्स में काम होगा। तो हम जो है सारे स्टोरी पॉइंट्स का सम कर लेंगे, मतलब टोटल एफर्ट कितना है। तो 8 + 8 + 4 + 4 मतलब 24 टोटल स्टोरी पॉइंट्स है हमारे पास। 24 टीम की कैपेसिटी है 8 स्टोरी पॉइंट्स को पूरा करने की एक स्प्रिंट में। तो कितनी स्प्रिंट लगेंगी? 24 डिवाइडेड बाय 8, तो आ जाएगा 3 स्प्रिंट। तो 3 स्प्रिंट लगेंगे हमें सारे फीचर्स को डेवलप करने के लिए। आंसर हो गया 3 स्प्रिंट। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स क्या होते हैं। तो इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स जो होते हैं फिजिकल स्क्रीन्स होती हैं या विजुअल डिस्प्लेज होते हैं, जो हमने जो भी हमारा
प्रोजेक्ट का एरिया होता है जहाँ पे हम सारी टीम बैठी होती है, वहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करते हैं ताकि सारी की सारी प्रोजेक्ट टीम जो है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में। तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन रेडिएटर। तो जैसे कि एक बिल बोर्ड होता है, ठीक है, बिल बोर्ड लगाया होता है, अपने रास्तों में देखा होगा बिल बोर्ड लगाया होता है, इलेक्ट्रिकल डिजिटल डिस्प्ले होता है बिल बोर्ड, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी वहाँ पे जो है टेम्परेचर होता है कि अभी कितना टेम्परेचर है, कभी होता है कि रेनी सीजन के बारे में होता है। तो वैसे ही प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में बिल बोर्ड टाइप्स का एक विजुअल डिस्प्ले होता है, ऑफिस के बीच में लगाते हैं, जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, टीम जो है जहाँ से चेक कर सकती है और एक्चुअल परफॉर्मेंस देख सकती है। और इंफॉर्मेशन रेडिएटर बेसिकली होता है ये चेक करने के लिए कि अभी हमारी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, हमारे केपीएस क्या है, और हमें जो है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है, हमारी जो हमें जहाँ तक पहुँचना है वो क्या है, गोल क्या है हमारा। तो वो इंफॉर्मेशन रेडिएटर वाली जो स्क्रीन्स होती हैं वो हमें बता देती हैं। उनमें जो है हमारे चार्ट्स भी होते हैं कभी कभी, और विजुअल कंट्रोल्स भी होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। इंफॉर्मेशन रेडिएटर जो है वो इजीली नज़र आना चाहिए सारी टीम को, इजी टू सी होना चाहिए, अंडर समझ में आना चाहिए इजीली, ठीक है, कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए लेकिन जो है मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो टीम के फायदे के लिए हो, जिससे वो ट्रैक कर सकें अपने प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को। सिंपल यूजर इंटरफेस डिजाइन होना चाहिए और इजी टू अपडेट करना होना चाहिए। दो तरह के होते हैं इंफॉर्मेशन रेडिएटर, कानबर्न बोर्ड्स होते हैं, ये टास्क बोर्ड भी बोलते हैं, और बर्न डाउन या बर्न अप चार्ट्स भी होते हैं। तो दोनों को डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्या होते हैं। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं बर्न डाउन चार्ट क्या होते हैं। बर्न डाउन चार्ट होते हैं कि जैसे जैसे जो है हमारे प्रोजेक्ट का टाइम आगे आगे बढ़ रहा है, 0 से लेके 5 दिन हो गए, 5 से लेके 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 डेज हो गए, ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बचे हुए मतलब रिमेनिंग एफर्ट कितना है, हमारा रिमेनिंग एफर्ट कितना है, ठीक है दोस्तों, रिमेनिंग एफर्ट कितना है। तो उसका जो है ग्राफ बेसिकली होता है जो बर्न डाउन चार्ट बोलते हैं उसको। तो जैसे हम अभी देख रहे हैं एक चार्ट है, आइट्रेशन नंबर 1 निकालनी है और वो 20 दिन में निकलेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो बताती है कि डेज, नंबर ऑफ डेज, आइट्रेशन की टाइम लाइन, ठीक है, 0 से 5 दिन हो गए, फिर 5 से 10 दिन हो गए प्रोजेक्ट को, फिर 10 से 15 दिन हो गए, फिर 20 दिन हो गए। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 0 से लेके 5 दिन तक जो है हमारा हमारे जो रिमेनिंग एफर्ट्स हैं वो जितने होने चाहिए थे, जितने होने चाहिए थे उससे ज़्यादा है। रिमेनिंग एफर्ट जितने होने चाहिए थे उससे ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, मतलब नंबर ऑफ डेज में जो है रिमेनिंग एफर्ट को कैलकुलेट करते हैं कि कितने दिन लगेंगे काम को करने में। तो हम देख रहे हैं कि जितने टाइम लगना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। जितना टाइम लगना चाहिए काम को पूरा करने में, पहले 5 दिनों में जितना टाइम लग रहा है उससे ज़्यादा लगना चाहिए, उससे ज़्यादा लग रहा है। फिर अगले 5 दिनों में मैं देखता हूँ कि जितना टाइम लगना चाहिए उससे कम टाइम लग रहा है, मतलब फास्ट काम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आइडियल लाइन से अगर नीचे जा रहा है हमारा ग्राफ, आइडियल लाइन मतलब आइडियली जो प्लान्ड हमारा कि इतने दिन में काम हो जाएगा, जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है उससे अगर नीचे जा रहा है तो मतलब हमारा परफॉर्मेंस जो है फास्ट हो गया है, और उससे ऊपर जा रहा है तो स्लो हो गया है। क्योंकि ज़्यादा दिन लग रहे हैं तो वो लाइनें ऊपर चली जाएंगी, ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और आइडियल सिनेरियो से। और अगर फास्ट काम हो रहा है तो नीचे आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे और जल्दी जल्दी काम होगा, ठीक है दोस्तों। तो बर्न डाउन चार्ट जो है हमें बताता है कितना अमाउंट ऑफ वर्क बचा है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में वर्सेस टाइम, कितने दिन है हमारे पास और कितना काम जो है कंप्लीट हो गया है और कितना बचा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। एक्स एक्सिस हमें बताती है टाइम और वाई एक्सिस बताती है काम कितना बचा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बर्न डाउन का एक तरह से मतलब जो मुझे समझ आता है इस वर्ड का वो ये है कि कैसे कैसे हमारे टास्क खत्म हो रहे हैं, खत्म होना, समाप्ति कैसे कैसे हो रही है हमारी, कितनी स्पीड से हो रही है,
स्लो स्पीड से हो रही है या ज़्यादा स्पीड से हो रही है, प्रोजेक्ट के टास्क कितनी फास्ट या कितनी स्लो स्पीड में जो है क्लोज हो रहे हैं। सो अगर हमारा ग्राफ जो है वो आइडियल लाइन से ऊपर जा रहा है तो मतलब काम स्लो हो रहा है और बिहाइंड द शेड्यूल है, शेड्यूल से पीछे हैं। ठीक है, अगर नीचे जा रहा है ग्राफ तो हम शेड्यूल से आगे हैं, हम फास्ट काम कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा इंफॉर्मेशन रेडिएटर है वो कानबान बोर्ड होता है, कानबान। ठीक है, एजाइल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए कानबान फ्रेमवर्क यूज होता है और एक तरह से विजुअल मेथड्स होता है वर्क का फ्लो देखने के लिए। प्रोजेक्ट वर्क का फ्लो देखना है अगर और उसको मैनेज करना है तो उसके लिए विजुअल मेथड होता है कानबान बोर्ड। ठीक है, एक टूल होता है कानबान बोर्ड, कानबान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कानबान फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बोर्ड यूज होता है, टूल यूज होता है, वो कानबान बोर्ड होता है। तो एक विजुअल टूल है जिसमें हमें सारा के सारा प्लान्ड वर्क दिख जाता है प्रोजेक्ट का, हमें क्लैरिटी मिलती है रिगार्डिंग द वर्क। सब लोग जो है अपने काम का स्टेटस देख सकते हैं, टास्क का स्टेटस देख सकते हैं जो कि प्रोजेक्ट में चल रहे हैं। मतलब टास्क अभी जो है वो स्टार्ट हो गए हैं कि नहीं हुए, वर्क इन प्रोग्रेस हैं या क्लोज हो गए हैं, कितने टास्क जो हैं अभी स्टार्ट हुए हैं, कितने टास्क जो है वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कितने स्टार्ट जो है टास्क जो है क्लोज हो गए हैं, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों कानमन बोर्ड में जो है हमें स्क्रीन पे नज़र आ जाता है कि जो हमारी प्रोडक्ट बैकलॉग है उसमें क्या क्या आइटम है। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स नज़र आती है, किसको असाइन है वो नज़र आ जाता है कानमन बोर्ड में। ठीक है दोस्तों, कानमन बोर्ड जो आपका जीरा जीरा सॉफ्टवेयर है उसमें भी आपको कानमन बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो प्रोडक्ट बैकलॉग एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होगी और उसमें जो है कौन कौन सा आइटम जो है वो, कौन कौन सा टास्क जो है किसको असाइंड है वो होगा एक कॉलम में। फिर उसके अगले कॉलम में होगा कि काम क्या करना है उसको, उस पर्टिकुलर आइटम को डिलीवर करने के लिए काम क्या करना है, प्रोड्यूस करने के लिए काम क्या करना है, तो काम का डिटेल्स होगा, व्हाट टू डू होगा। फिर आगे जो है नेक्स्ट कॉलम में वो चीज़ तब जाएगी जब वो स्टार्ट हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस होगी। जो कोई चीज़ वर्क इन प्रोग्रेस होगी वो सेकंड कॉलम में चली जाएगी, फिर थर्ड कॉलम में चली जाएगी जब वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हो गया व्हाट टू डू, फिर व्हाट आर वी डूइंग, एंड फिर थर्ड कॉलम कहेगा इट इज़ द एक्टिविटी इज डन। तो इस तरह से जो है सामने स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा प्रोजेक्ट टीम को कि टास्क, कितने टास्क कंप्लीट हो गए हैं, कितने वर्क इन प्रोग्रेस हैं और कितने अभी स्टार्ट करने हैं बाकी। सो जो भी आइटम शॉर्टलिस्ट होती हैं प्रोडक्ट बैकलॉग में से वो आ जाती हैं पहले कॉलम में, वर्क टू डू कॉलम में आ जाती हैं कि ये काम करना वाला है, सो पहले कॉलम में शिफ्ट कर देते हैं। सो कानमन बोर्ड जो है हमको क्या शो कर रहा है, वो स्टेटस शो कर रहा है, डिफरेंट टास्क जो प्रोजेक्ट हैं उनका स्टेटस शो कर रहा है हमें। उसके अलावा जो है हमें नंबर ऑफ टास्क शो कर रहा है हर स्टेज में, कितने टास्क हैं। फिर हमें शो कर रहा है कि बॉटलनेक्स क्या हो सकती हैं, आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स। ठीक है, काम कहाँ पे रुका हुआ है, कौन सा काम रुका हुआ है। फिर हमें हेल्प करता है वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज करने में, उसको स्मूदर बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पे रैप अप करते हैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, हमारा जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सेशन है उसको क्लोज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के अपडेट प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच।